नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का विषय हमारा है महाराष्ट्र के राजनीति ऊपर ही। क्या पंकजा मुंडे के साथ अन्याय हो रहा है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है गगन बेदी के संपादक अनिल थत्ते जी, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। उनसे हम बात करेंगे कि क्या लगातार जिस तरह से इस समय महाराष्ट्र में पंकजा मुंडे के साथ हो रहा है, उनको एक तो हार गई विधानसभा चुनाव, उसके बाद फिर उनको उम्मीद थी कि शायद उनको विधान परिषद मिलेंगे, तो उनका कहीं जिक्र नहीं हुआ, तो अपने आप को हारा हुआ समझ रही हैं। क्या लगता है उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनकी फैमिली के साथ अन्याय हो रहा है? पंकजा के बारे में मेरे मन में वो भाव है जो किसी भी चाचा का अपने भतीजे के प्रति रहेगा, क्योंकि गोपीनाथ मुंडे जी तो थे जो अगर आज होते तो महाराष्ट्र का चित्र कुछ अलग ही होता था। मतलब महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है कि गोपीनाथ जी मुंडे का अकाली निधन हो गया जी। नहीं तो महाराष्ट्र की राजनीति ये करवट इस तरह से लेती नहीं थी, एक अलग ही माहौल बनता था। और तब से ये महाराष्ट्र की सरकार जो है वो बनी रहती थी बीजेपी की। तो मेरे मन में वो एक वात्सल्य भाव, माया, ममता और एक अपनापन जी पंकजा के बारे में पहले से ही है। वो ऐसा है कि पंकजा को इतना मालूम नहीं होगा कि मैं कितना गोपीनाथ जी के करीब था, उनके दिल के करीब था। एक तो प्रमोद महाजन मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे जी, और मैं उस समय चेंबूर में था, तो मॉर्निंग वॉक के लिए प्रमोद महाजन जब निकलते थे, वो बाजू में कॉलोनी में रहते थे, तो वहाँ से निकलते थे। वो उनका और मेरा टाइमिंग फिक्स था कि सुबह वो 6 बजे जब भी निकलते थे, मैं 5:45 बजे उनके पास में रहता था। घर से निकल के 6 बजे उनके कंपाउंड के गेट में रहता था। फिर हम दोनों गप्पा मारते मारते मेरे को वो जो 1 घंटा हम लोग घूमते थे, गोल्फ, चेंबूर का गोल्फ है ना, वहाँ तक जाके आते थे। वो 1 घंटे में पूरे देश का, महाराष्ट्र का, राजनीति का एक ऐसा चित्र मेरे सामने खड़ा हो जाता था कि उस समय मेरी जो पत्रकारिता की यशस्विता ही जी, उसका बहुत सारा हिस्सा प्रमोद जी के इसमें जाएगा कि वो मेरे को और दोस्त करके बातें बताए, जैसे अभी संजय जी बताते हैं, बहुत सारी बातें, तो उसमें कुछ उनके नाम से, कुछ उनके बिना नाम से। सर एक आज गौप्यस्फोट आपके माध्यम से मैं कर देता हूँ कि जो अभी तक उसके बारे में ऑफ द रिकॉर्ड थोड़ी चर्चा हुई थी, पर ऑन द रिकॉर्ड किसी ने बोला नहीं था। प्रमोद जी ने मुझे बोला था, मैं कोट कर रहा हूँ प्रमोद जी को, कि बोले तुम क्या समझते हो, मैं शिवसेना के साथ युति करने का जो प्रस्ताव ये कर रहा हूँ, हमारे बीजेपी वाले मान नहीं रहे, उनको नहीं जाना है शिवसेना के साथ। वो बोलते हैं उनका कल्चर अलग है और आवड़ी कल्चर है, और हम तो ये ब्राह्मणी कल्चर है ना इनका, तो बोले उनके साथ नहीं जमेगा उनका। बाला साहब भी जो मन में आया वो बोलेंगे, मुड़िए ही है। तो बोले मैं क्यों करता हूँ ऐसा लगता है अनिल जी आपको? मैं बोला मुझे थोड़ा अंदेशा है, मगर अच्छा होगा आप ही बता दो। तो बोले देखो बाला साहब, मैं दूर की सोच रहा हूँ, बाला साहब के बाद शिवसेना को संभालना आसान नहीं है। ये लाखों की सेना खड़े कर गए, मगर बाला साहब जिस दिन नहीं रहेंगे उस दिन ये सेना बितर बितर हो जाएगी। और उस समय तो उद्धव का मतलब कहीं क्षितिज के ऊपर दूर दूर तक नाम भी नहीं था, चर्चा भी नहीं थी, राज की भी इतनी जोर से नहीं थी, मतलब ऐसा छोटे बच्चे थे वो। तो बोले मैं ये सोचता हूँ कि उस समय तक अगर बीजेपी और शिवसेना का साथ रहेगा तो शिवसेना के जो नेता है शीर्षस्थ, बोले उनमें से मनोहर जोशी वगैरह तो क्या बाला साहब की नहीं, वो हमारी ही है, वो शरद पवार की ही है जी। मनोहर जोशी की एक खासियत रही, वो एक ही साथ शरद पवार और प्रमोद महाजन और ये सबके साथ रहे और सबसे दोस्ती थी। वो एक बड़ी बात है, बड़ा वीडियो बनेगा मनोहर जोशी विद शरद पवार और ये। तो बोले मैं ये सोचता हूँ कि बाला साहब जिस दिन नहीं रहेंगे तो हम शिवसेना को ऑफर देंगे कि भाई आप भाजपा में आ जाइए डायरेक्टली, या हमारे लोगों को समझता नहीं है, तो उस दिन भाजपा में आ जाएंगे, भाजपा की ताकत ऐसी बनेगी बोले कि अगले 50 साल तक हमारा राज रहेगा। तो उसके लिए मैं बोला उनके करीब हूँ। ये असली बात उन्होंने मुझे बताई थी, जो भाजपा का शीर्षस्थ नेता जो आज है वो भी जानते हैं, और कुछ हद तक उनके मन में भी ऐसा था जी। जब उद्धव जी उभर के आए और उन्होंने अपना रुतबा दिखाना शुरू कर दिया और अपना एक अलग तत्व, सत्व, अस्तित्व, महत्व, प्रभुत्व दिखाना शुरू कर दिया, तो उनके ध्यान में आया अभी ये शिवसेना भाजपा में विलीन होने का संभावना खत्म हो गया, तो या तो इसको साथ में लेके कट टू साइज करो, या तो इसके खिलाफ के जाके फिनिश करो। तो उनमें से पहले उन्होंने ये करके 14 से 19 में वो देखा कि साथ में लेके कट टू साइज करो,
बहुत तकलीफ दिया उनको जी। वो उद्धव जी बोलते 25 साल हमें सडलो 5 साल तो पक्के, तो अभी फिनिश करने का उनके दिमाग में है। तो उस समय हमेशा प्रमोद जी के माध्यम से मैंने ये सुना है, बोले अनिल जी याद रखो महाराष्ट्र का भवितव्य गोपीनाथ है, महाराष्ट्र का भवितव्य गोपीनाथ है और एक अलग टाइप का व्यक्तिमत्व है, आपको उनसे नज़दीकियाँ बढ़ानी चाहिए। मैं बोला अभी क्या है ना, उनका भी माहौल अलग रहता है, वो भी थोड़े बाला साहेब और प्रमोद महाजन का कॉम्बिनेशन थे, वो भी मूडी थे, बहुत गुस्सीले थे और ऐसा है कि अभी कुछ बोलेंगे बाद में कुछ ये करेंगे, ऐसा मूडी स्वभाव था उनका। पर दिलदार आदमी, दिलदार और आम आदमी के बारे में उनके दिल में, वो उनको ओबीसी बीबीसी में मैं लेना चाहता ही नहीं हूँ, वो आम आदमी, सामान्य आदमी, उसका असामान्य नेता था गोपीनाथ जी, बहुत बड़े दिल का, बड़े दिल वाला ऐसा नेता था। तो पंकजा के प्रति जब भी मैं देखता हूँ तो मेरे को उनके चेहरे पे एक तेज नज़र आता है और मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में अगर सुषमा स्वराज्य बनने की हैसियत, ताकत, हिम्मत, बुद्धिमत्ता, गुणवत्ता किसी लड़की में, अभी तो मेरे लिए वो लड़की है, लड़की में है तो वो सुषमा स्वराज बनने की हैसियत रखने वाली लड़की पंकजा है। पंकजा में वो ताकत है। पंकजा अगर पार्टी के अंदरूनी कपट जाल में, मायाजाल में नहीं, कपट जाल में नहीं फंसती थी और सच में मुख्यमंत्री नहीं समझो मगर बड़े इसकी मंत्री बन जाती थी और मुख्यमंत्री की दावेदार बन जाती थी और अपने प्यारे फडणवीस जी अगर केंद्र में उनको जो ऑफ़र कई सालों से पेंडिंग है, या तो अर्थ मंत्री बनो, संरक्षण मंत्री बनो, जो चाहे गृह छोड़ के कुछ भी बनो, आज भी है उनके लिए। तो मैं बोलता हूँ कि महाराष्ट्र में पंकजा जैसी मुख्यमंत्री नहीं होती थी। और पंकजा ने जब बोला ना कि लोकांच्या मनातली मी मुख्यमंत्री है, उसने ये नहीं बोला कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है जी, उसने बोला लोकांच्या मनातली मुख्यमंत्री मी है। और ये सच है, 16 आने सच है, 100% सच है। उसके जात जमात और इसके ट्राइब के और इसके लोग, कम्युनिटी के लोग ही बोलते हैं कि पंकजा मुख्यमंत्री के लायक है। ये सोचो मत, आम आदमी को भी लगता है, जो गोपीनाथ मुंडे का जिसने जीवन देखा है, समर्पितता देखी है और गोपीनाथ मुंडे के प्रति उनके मन में आदर, श्रद्धा, प्राण भाव हो, उसको हर एक को लगता है भाई वो सभी गुण इसमें हैं। और महाराष्ट्र में इतनी प्रखर तेजस्वी नेता कोई है ही नहीं ना दूसरी। बाकी एक तो इम्पोर्टेड है सब, ये पार्टी से है, वो पार्टी से है, यहाँ पे पदाधिकारी बना दिए गए, उनके पार्टी में उनके बारे में बहुत बुराइयाँ की जाती है, ऐसा भी मैंने देखा है। तो सच असली सोना, हाँ, जो अग्निदिव्य से गुजर रहा है अभी, वो अगर कोई है तो पंकजा है। अभी पंकजा पे ऊपर अन्याय हुआ कि नहीं? वही तो सवाल ही है। हुआ, बहुत बड़ा अन्याय हुआ, बहुत बड़ा अन्याय हुआ। मुझे दुख इस बात का है कि महाराष्ट्र के नेताओं ने जब ये सोचा कि भाई ये मुख्यमंत्री पद की प्रबल दावेदार हो सकती है, तो जो लोग एकनाथ खड़से हो, विनोद तावड़े हो, पंकजा हो, इसमें बच कौन गया मालूम है? एक होशियार आदमी बच गया जो बहुत चतुर धूर्त चालाक है, वो आशीष शेलर। वो भी मुख्यमंत्री पद चाहता है मगर वो होशियार है, उसने कभी बोल के नहीं देखा। उसने ये सोच के रखा कि मोदी शाह जिस दिन तय करेंगे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मराठा तो हूँ ही, खुद क्यों बोलूँ, मैं खुद बोल के क्यों मेरे को सत्यानाश कर लूँ। जो विनोद तावड़े ने कर लिया, एकनाथ खड़से ने कर लिया, जिसने बोला कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ वो लोग गए, वो सब गए, उसमें पंकजा फंस गई। पंकजा ने क्या बोला, लोग बोलते हैं तो लोग उसको बोलते ही थे और आज भी बोलते हैं, पंकजा तुम्हारे जैसे मुख्यमंत्री नहीं होगी। मैं बोलता हूँ अभी एकनाथ शिंदे जो करने निकले हैं ना जी, एक अलग टाइप से अपना मुख्यमंत्री पद, वो उसमें वो काबिलियत है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सिर्फ वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करके अरे उसको राज्यसभा दे सकते थे, उसको कहीं ना कहीं तो उसका ये करना चाहिए था। राजकीय पुनर्वसन नहीं बोलता हूँ, पुनर्वसन निराधार आदमी का किया जाता है, ये सबल है, उसका क्या पुनर्वसन आप करेंगे? ये कोई गिरा हुआ मंदिर नहीं जिसका जीर्णोद्धार करेंगे, ये तलपती अग्निशिखा है, ये एक तेजस्वी, मनस्वी, यशस्वी ऐसी एक कर्तव्यगार स्त्री है, उसको पुनर्वसन की जरूरत नहीं।
उसकी काबिलियत का पार्टी के लिए आपको उपयोग करना है। और मैं आज आपको लिख के दे सकता हूँ स्टैम्प पेपर पे कि भाई महाराष्ट्र ने और महाराष्ट्र के उसके खिलाफ है जो नेता, उन्होंने कितना भी कुछ किया तो भी एक दिन ये महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री होके रहेगी। लिख लेना, आज का वीडियो सेव कर लेना आप लोगों भी, एक ना एक दिन। वो दिन कब आएगा इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, मगर एक ना एक दिन पंकजा महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री बनेगी और मुख्यमंत्री होने के बाद ये देश की सुषमा स्वराज भी बनेगी। तो उसमें वो हैसियत है, उसके ऊपर बहुत सारा अन्याय हुआ है और वो अन्याय उसी के लोगों ने किया है। और मुझे बुरा इसका लगता है कि मोदी शाह साहब जो जानते हैं इसकी हैसियत, कितनी अच्छी लड़की है ये, उन्होंने मदद नहीं की क्योंकि उनको पार्टी के अंदरूनी बैलेंस को मेंटेन करना था। इसका समतोल बीजेपी का जो है उसमें इतना योगदान है ऐसा उनको लगा नहीं, शायद उन्होंने जाना नहीं, पहचाना नहीं। इसके लिए थोड़ा सा उसके ऊपर अन्याय उन्होंने भी किया, थोड़ा सा उन्होंने किया, ज़्यादा हमारे महाराष्ट्र के नेताओं ने किया। और मगर सर जो सोना है वही सोना बन के उभरेगा ही। तो पंकजा के लिए अभी ये पीरियड है ना, भाई पांडवों को भी वनवास हुआ था, बापू श्री रामचंद्र को भी वनवास हुआ था, तो पंकजा वनवास चल रहा है। पहले तो अज्ञातवास में थी, अभी तो मैं बोलूँगा थोड़ी वनवास में मगर एक दिन आएगा जो पंकजा का होगा। सत्य साहब, एक पंकजा की बात आई है तो सामने, तो एक बात और सामने इसमें आती है कि गोपीनाथ मुंडे का जो मौत है, जो ये एक्सपायर हुए थे, वो काफ़ी रहस्यमय तरीके से देखा जाता है कि सर रहस्य निकालना है, करना है तो कर सकते हैं, जिसको रहस्य करना है वो कर सकते हैं। क्या है ना, कोई भी बड़ा आदमी का देहांत होता है तो उसके बारे में अफवाहें, चर्चाएं, गलत इशारे, गलत सूचनाएं फैलती है, क्योंकि लोगों को बड़े आदमियों की मौत भी एक सुरस और चमत्कारी अरविंद नाइट्स की जैसी कहानी बनाने का शौक़ होता है। मीडिया को तो होता ही है। भाई इंदिरा गांधी की जब मौत हुई तो ऐसे निकम्मे लोग निकले मीडिया में जिन्होंने बताया कि राजीव गांधी को बिठाने के लिए उसने ही खुद गोलियां चला ली खुद के ऊपर। बोला कि नहीं? बोला ना। तभी इंदिरा गांधी के बारे में मूर्खता जैसी बातें कर सकते हैं। तो गोपीनाथ मुंडे का जो एक्सीडेंट सबने देखा, सबने नोट किया, सबने नोट किया, गडकरी साहब ने वहाँ जाके खुद उनको ये किया, मदद करने की कोशिश की, मगर वो दुर्दैवशात चल बसे थे। खुद पंकजा और ये वहाँ गई थी ना, अभी उन्होंने भी उसकी तलाश की, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, जानकारी ली। जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी की हालत देख के तो नहीं लग रहा था कि इतना डैमेज नहीं हुआ है। सर एक्सीडेंट कितना गाड़ी को डैमेज करता है वो छोड़ो, आदमी के दिल को जो डैमेज होता है, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि एक मेरा दोस्त है, उसको सांप ने काटा, तो हमने तुरंत, मतलब मैं नहीं था, मेरे दोस्त है, उन्होंने तुरंत सांप को पकड़ लिया और मटके में डाल दिया, इसके लिए कि ये किस प्रकार का सांप है और उसके लिए कौन सा इलाज चाहिए। तो हॉस्पिटल की ओर उसको लेके जाने लगा। उसके दिल में ये बात थी कि मेरे को सांप ने काटा है तो मैं बचूंगा नहीं। अटैक आया, मर गया, हार्ट अटैक आके मर गया। और बाद में वहां देखा तो निर्विष सांप था, विषारी नहीं था सांप, नॉन पॉइजनस था। वो डॉक्टर को पूछा कि ये कैसा हो गया, तो बोले वो उसने हादसा, देखो एक्सीडेंट में मरने वाले 90% लोग एक्सीडेंट से, आघात से नहीं मरते। एक्सीडेंट हुआ है, ये सोच से मरते हैं। तो गोपीनाथ मुंडे एक मानुस था ना, आदमी था ना, इतने बड़े आदमी का एक्सीडेंट होता है तो उसके दिल पर भी कुछ असर होता है कि नहीं होता है। और वैसे उनको डायबिटीज़ था, ये था वो था, तो हार्ट में भी थोड़ी कमजोरी होती है। तो जैसे एक्सीडेंट हुआ उनको लगा अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, तो हार्ट अटैक आ गया। ये मतलब गाड़ी कितनी टूटी फूटी नहीं, दिल कितना टूटा फूटा। तो गोपीनाथ मुंडे के मौत के बारे में जो भी शंकाएँ लोग लेते हैं वो गलत है, और उसका जो विपरीत अर्थ लगाते हैं वो तो अनर्थकारी है, बदनामी कारक है, वो नहीं लगाना चाहिए। और रही बात पंकजा की, तो उनके लिए, गोपीनाथ जी के लिए सही श्रद्धांजलि यही होगी कि पंकजा को उसका सम्मान और पद प्रतिष्ठा भारतीय जनता पक्ष ने वापस करनी चाहिए। धन्यवाद सत्य जी। तो सत्य जी ने पंकजा मुंडे के बारे में काफ़ी कुछ बताई, काफ़ी अंदर की भी बात बताई। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।